हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में आप सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। खासकर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और पीसीएस के उम्मीदवार। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने से पहले इतिहास का पूरा बैकग्राउंड जान लेते हैं, जिससे हमारे माइंड में एक मेमोरी बने, मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने में आसानी हो। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, भारत का जो इतिहास है, उसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। भारत का इतिहास पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारत का कालक्रम है 2350 ईसा पूर्व से लगभग 712 ईस्वी तक चलता है। और हमारे उम्मीदवारों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ईसा पूर्व और ईसा ईस्वी में किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो पिछली कक्षा में मैंने ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बताया था। आप पिछली कक्षा को देखिएगा और वहाँ से जानने की कोशिश करिएगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। फिर मध्यकालीन भारत का जो कालक्रम है वो लगभग 712 मध्यकालीन भारत का जो कालक्रम है 712 ईस्वी से लेकर लगभग ये चलता है 1757 ईस्वी तक। फिर आधुनिक भारत का इतिहास का जो कालक्रम है वो 1757 से वर्तमान तक। प्राचीन भारत का इतिहास में हम, जैसे मैंने एक कक्षा भी ली थी प्राचीन भारत के इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता हम इसमें पढ़ते हैं। पहली कक्षा हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसमें वैदिक काल आता है, पूर्व वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल को इसमें 2 भागों में बांट दिया जाता है। फिर आता है महाजनपद आते हैं, फिर जैन धर्म का उदय होता है, बौद्ध धर्म का उदय होता है, फिर मौर्य काल आता है। इस तरह से चीज़ें चलती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको भी हम 2 चरणों में पढ़ते हैं, 2 भागों में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला होता है पूर्व मध्यकाल और दूसरा होता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो कालक्रम मानते हैं, जैसे कि 712 ईस्वी से ये चालू होता है और लगभग 1192 ईस्वी तक चलता है। इसी तरह से उत्तर मध्यकाल में 1192 ईस्वी से लगभग ये चलता है 1757 ईस्वी तक।
1757 ईस्वी तक। फिर इसी तरह से हम देखते हैं फिर हम आते हैं मध्यकाल हमने देख लिया। फिर आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखते हैं, इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, और एक आता है स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक भारत के इतिहास का जो कालक्रम है वो लगभग 1757 ईस्वी से ये चलता है, वर्तमान तक मानते हैं हम इसे, वर्तमान तक कह सकते हैं, वर्तमान तक, जिसमें से जो स्वतंत्रता से पूर्व है, स्वतंत्रता से पूर्व है, स्वतंत्रता से पूर्व का कालक्रम 1757 से 1757 से ये 1947 तक चलता है, जो कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था इससे पहले तक। और स्वतंत्रता के पश्चात के बाद हम मान सकते हैं 1947 से वर्तमान तक। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये इमेज बन चुकी होगी कि भारत का जो इतिहास है उसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन भारत, जिसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी होता है। मध्यकालीन भारत, जो 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1757 ईस्वी तक चलता है। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1757 से चालू होता है, प्रारंभ होता है और वर्तमान तक चलता है। प्राचीन भारत का इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का कालक्रम हमने देखा 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1192 ईस्वी तक चलता है। फिर उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल में का प्रारंभ 1152 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1757 ईस्वी तक चलता है। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिस तरह से हमने मध्यकालीन भारत इतिहास को 2 भागों में बांटा, उसी प्रकार से हम आधुनिक भारत का इतिहास भी 2 भागों में बांटते हैं। हमने देखा स्वतंत्रता से पूर्व, जिसका कालक्रम 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चलता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी से वर्तमान तक हम इसे कह सकते हैं। आइए तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो पूर्व मध्यकाल है, उसमें हमने टाइम पीरियड उसका देखा कि 712 से लगभग 1192 ईस्वी तक चलता है, और जो 1192 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद में जो उत्तर मध्यकाल, इसका कालक्रम 1192 से 1757 ईस्वी तक चलता है। 1757 ईस्वी तक चलता है। पूर्व मध्यकाल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो अरबवासी होते हैं वो भारत पर
आक्रमण करते हैं अरबवासी। अरबों का ये पहला आक्रमण होता है भारत पर। अरबों का पहला आक्रमण भारत पर। ऐसा ये आक्रमण क्यों करते हैं, अरबवासी भारत पर आक्रमण क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है कि भारत में जो धन है उसको अर्जित करना चाहते हैं ये लोग। वो लूटपाट मचाते हैं और लूटपाट के माध्यम से भारत के धन को अर्जित करना चाहते हैं। भारत के धन को अर्जित करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में जब पूर्व मध्यकाल में 712 से 1192 ईस्वी तक ये चलता है, तो 712 ईस्वी में सबसे पहले अरबों में जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, मोहम्मद बिन कासिम, एक मिनट दोस्तों हम नई स्लाइड ले लेते हैं। अरबों का प्रथम आक्रमण होता है और ये अरबवासी इसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है धन को अर्जित करने के उद्देश्य से। धन को अर्जित करने के उद्देश्य से, और ये लूटपाट मचाता है। और धन को अर्जित करने के बाद, लूटपाट मचाने के बाद ये पुनः अपने प्रांत साम्राज्य में चला जाता है, अपने राज्य में चला जाता है, अरब वापस लौट जाता है। फिर आता है महमूद गजनवी। इसका उद्देश्य भी भारत में धन की प्राप्ति है। भारत से धन को अर्जित करना होता है। जो खासकर भारत का सिंध प्रांत है उस पर ये अटैक करता है, भारत के सिंध प्रांत पर, और ये यहाँ पर लूटपाट मचाता है। लूटपाट और धन को अर्जित करना चाहता है, धन को अर्जित करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है मोहम्मद गोरी। इसका जो आक्रमण है वो विशेष प्रकार का आक्रमण है। ये क्या करता है कि इसका उद्देश्य न सिर्फ लूटपाट मचाना है, धन को अर्जित करना है, बल्कि ये क्या करता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। मोहम्मद गोरी है उसका उद्देश्य होता है धन को लूटने के अलावा इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार की नीति, ये भारत में शासन करना चाहता है, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। इसलिए जो इसका आक्रमण है वो विशेष माना जाता है। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है वो विशेष माना जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध होते हैं, और इन युद्ध के बाद भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है जो पूरी तरह से बदल जाता है, और फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं दोनों जो तराइन के युद्ध हैं उनको हम देखते हैं। तराइन का युद्ध।
जो प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, 1192 ईस्वी में होता है। और ये वर्तमान के हरियाणा में, वर्तमान में जो हरियाणा है, हरियाणा के करनाल और थानेश्वर के बीच होता है, थानेश्वर के बीच होता है। थानेश्वर को कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, जो तराइन का प्रथम युद्ध है उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान, इसमें गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है प्रथम युद्ध में। जब यह हारता है तो मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है, मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है। मोहम्मद गोरी के घायल होने से, मोहम्मद गोरी के घायल होने से उसकी जो सेना है वो हतोत्साहित हो जाती है, सेना हतोत्साहित हो जाती है और पुनः अपने साम्राज्य में, अपने अरब में पुनः प्रस्थान कर देती है। और इसी क्रम में पृथ्वीराज चौहान सब भूल करके, सब मोह माया त्याग करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनको लगता है कि अब तो युद्ध जीत लिया है, हम शक्तिशाली है, शक्तिशाली साम्राज्य से आते हैं, तो ये गृहस्थ जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी क्रम में जब पुनः मोहम्मद गोरी पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा युद्ध होता है जो कि पानीपत में होता है। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के हारने का बड़ा कारण, हारने का जो कारण है पृथ्वीराज चौहान का, पहला कारण है कि ये जो हाथी का प्रयोग करते हैं युद्ध में, बड़ी संख्या में हाथी का प्रयोग करते हैं, जबकि जो मोहम्मद गोरी होता है, मोहम्मद गोरी कुशल अश्वबल का प्रयोग करता है, कुशल घोड़ों का प्रयोग करता है, कुशल जो घोड़े हैं उनका प्रयोग करता है। ये प्रमुख कारण होता है। और जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो द्वितीय युद्ध होता है पानीपत में, इसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो द्वितीय युद्ध से पहले जो राजा जयचंद है, उनकी बहन पृथ्वीराज चौहान की पत्नी होती है और इनका पृथ्वीराज चौहान और उनकी वाइफ का प्रेम विवाह होता है। इससे राजा जो पृथ्वीराज चौहान के साले साहब हैं वो खुश नहीं होते हैं और जिनका नाम राजा जयचंद है, पृथ्वीराज चौहान के साले का, वो खुश नहीं होते हैं और इसलिए वो मोहम्मद गोरी की तरफदारी करने लग जाते हैं, उनका साथ देते हैं। इसलिए ये दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। दूसरा युद्ध है, उसका टाइम पीरियड मैं आपको बताना भूल गया शायद। यह 1192 ईस्वी में पुनः हो जाता है और पानीपत में होता है, पानीपत में। इन निर्णायक युद्धों के बाद जो भारत का राजनीतिक जो मानचित्र है वो पूरी तरह से बदल जाता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है।
अब हम देखते हैं इसमें आगे। अ 1192 तक की कहानी हमने देख ली है। फिर जब मोहम्मद गोरी भी दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, तो ये भारत में नहीं रहता है, ये पुनः अपने साम्राज्य में लौट जाता है, अपने प्रांत में लौट जाता है। और मोहम्मद गोरी अपना जो खास गुलाम है, विशेष गुलाम, जिसे विशेष सेनापति कहा जा सकता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसे विशेष गुलाम कहा जाता है मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का खास गुलाम था, जिसे एक विशेष सेनापति भी कहा जा सकता है। इसे ये भारत पर शासन करने के लिए छोड़ देते हैं और यहीं से 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड मेकअप बन चुका होगा, पूरा बैकग्राउंड आपने समझ लिया है और अब आपको मध्यकालीन भारत अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक रहा। इसमें कौन कौन से, और इसमें 5 वंश आते हैं, 5 वंश इसमें शासन करते हैं। इन 5 वंशों को हम एक एक करके देख लेते हैं। हम हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत। इसका जो प्रथम शासक है वो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले हम 5 वंश को जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वंश के शासक रहे होंगे। गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। पांचवा आता है लोधी वंश। इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। कैसे, आइए देखते हैं। गुलाम वंश से जी, खिलजी वंश से के, तुगलक वंश से टी, सैयद वंश से एल और लोधी वंश से एल। GKTSL दोस्तों ट्रिक बन चुकी है और आप इसे याद करने, आपको इसको याद रखने में आसानी होगी। GKTSL। तो दोस्तों, आप जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम देख लेते हैं इनके संस्थापक। दिल्ली सल्तनत के जो में 5 वंश ने शासन किया है, इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि मोहम्मद गोरी का खास गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का जो संस्थापक है खिजर खां है, खिजर खां। फिर लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये वाला जो पेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर वनडे एग्ज़ाम
एग्जामों के लिए पूछा ही जाता है। मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड मान सकते हैं इसे हम, इससे क्वेश्चन बनता ही है। पूछ सकते हैं कि गुलाब वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश है जैसे, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया। या फिर ये जोड़ी बनाने का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक तरफ ये गुलाम, ये सारे वंश दे देंगे, ये सारे वंश दे देंगे, ये वंश हो गया, और इधर दे देंगे संस्थापक। तो आपको जोड़ी बनाना है। ये क्रम ऊपर नीचे वो लोग कर सकते हैं, ये क्रम ऊपर नीचे वो लोग कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पेज है ये मेडाइवल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत ही कम कर दिया है एग्ज़ामों में पूछना। लेकिन फिर भी अगर मेडाइवल हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है। और अगर क्वेश्चन फंस भी गया तो हम इसे अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ये मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है दिल्ली सल्तनत। तो आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम एक एक वंश को देखेंगे, जैसे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश में हम देखते चलेंगे सारे शासन करने वाले शासक कि इसमें कौन कौन से आए होंगे। जैसे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, मतलब शासन किया। इसके बाद कौन आया होगा गुलाम वंश में, तो इल्तुतमिश आता है। फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना आती है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री होती है। और रजिया सुल्ताना के बाद फिर आता है इसमें मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है। गयासुद्दीन बलबन आता है। गयासुद्दीन बलबन के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है, शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो आगे की चीज़ें हम अगली कक्षा में देखेंगे। जब तक आप इन स्लाइडों को रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।